नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उदारवाद का जो दूसरा लेक्चर है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने उदारवाद के ऊपर एक लेक्चर लिया हुआ है, उसे आप ध्यान रखना। वो एक बैकग्राउंड है, उसमें आपको समझाया गया है कि कैसे उदारवाद की पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आज हम बात करेंगे उदारवाद का उदारवादी राज्य किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी उदारवाद के अंदर जो राज्य होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। उस टॉपिक से पढ़ने से पहले हमें यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि उदारवाद के जो मूलभूत जो पॉइंट्स हैं, जो मूलभूत बिंदु हैं, उन पर हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो उदारवादी विचारधारा है, जितने भी उदारवादी विचारक होंगे, घूम फिर कर इन्हीं बिंदु पे वो बात करते हैं। जैसे पहला दोस्तों, उदारवादी विचारक व्यक्ति की बात करता है हमेशा। उदारवादी विचारक स्वतंत्रता की बात करेगा। उदारवादी विचारक ऐसे शासन व्यवस्था की बात करेगा जो संविधान के दायरे में होगा और सीमित होगा, यानी सीमित शासन व्यवस्था की बात करते हैं उदारवादी। और उदारवादी धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, और उदारवादी भौतिकवाद की और संविधानवाद की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जब भी आप उदारवादी पढ़ोगे ना, इसमें ये पॉइंट्स आपको हमेशा दिखेंगे, और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर उदारवादी विचारधारा टिकी हुई है। तो ये एक मूलभूत दर्शन है उदारवादियों का, जिसके बेस पे उदारवादी विचारधारा खड़ी हुई है। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि उदारवादी कहांगे पीडीएफ। अब हम बात करते हैं कि उदारवाद में राज्य की क्या भूमिका है दोस्तों। कि उदारवाद में राज्य की भूमिका क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसे आप ध्यान रखना। कि उदारवादी राज्य के अंदर व्यक्ति, स्वतंत्रता, सीमित शासन व्यवस्था जो संवैधानिक दायरे में होगी, धर्मनिरपेक्ष, भौतिकवाद और संविधानवाद की बात करते हैं। और ये उदारवाद की एक प्राथमिक पहचान है। ये ऐसी पहचान है जिसके बिना उदारवाद खड़ा नहीं रह सकता। और उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक सदैव गतिशील विचारधारा है, यानी आगे बढ़ते ही रहने वाली विचारधारा है। आज के समय में आप देखोगे कि बच्चे उदारवादी विचारधारा ही कायम है, और ये अपने आप को हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेती है। तो इसकी कामयाबी का, यानी उदारवादी विचारधारा की कामयाबी का कारण क्या है बच्चे, कि आज भी उदारवादी विचारधारा, इसके सामने कितनी विचारधाराएं थी देखो बेटा। एक तो एक मुख्य कंपटीशन में इसकी विचारधारा आई थी साम्यवादी। आपने शीत युद्ध लेसन पढ़ा ही होगा कैसे साम्यवादी विचारधारा दुनिया पे असर छोड़ रही थी, और दूसरी तरफ उदारवादी विचारधारा। तो कैसे इन विचारधाराओं को हराते हुए उदारवादी विचारधारा जो है आज भी जड़ें जमाई हुई है, और कह सकते हैं कि समय के हिसाब से इसके अंदर एक लचीलापन आ जाता है। ये मध्यम मार्ग की बात करती है, उदारवादी विचारधारा मध्यम मार्ग की बात करती है, बीच के रास्ते की बात करती है। तो राज्य की भी भूमिका देखेंगे, किस प्रकार से राज्य की भूमिका उदारवादी राज्यों के अंदर बदलती रहती है। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कि उदारवाद कानूनी और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उदारवाद कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य की संरचना और सामाजिक संविदा के सिद्धांत को तय करता है। अब ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं दोस्तों, उदारवाद कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य की संरचना और सामाजिक समझौते के सिद्धांत को तय करता है। उदारवाद मैंने बताया था सीमित शासन व्यवस्था है। शासन सीमित का मतलब क्या होगा दोस्तों, शासन सीमित का मतलब होगा कि शासन का कार्य केवल यही होगा उदारवादी विचारधाराओं के आधार पर कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना और जो विदेशी आक्रमण हैं उनको रोकना, ताकि जो राज्य के अंदर का माहौल है वो सुरक्षित महसूस किया जा सके। इसलिए यहाँ पे कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य की ज़रूरत की बताने की कोशिश की जा रही है कि राज्य की आवश्यकता क्यों है, ताकि कानूनी व्यवस्था बनाया जा सके। और समझौते के सिद्धांत को तय करता है। आपको पता ही है दोस्तों, समझौते के सिद्धांत में तीन विचारक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों ने ही राज्य का एक तरह से समझौते के आधार पर निर्माण करा है, और समझौते से ही राज्य का आज के समय में, आप ये मतलब इनकी विचारधारा है कि राज्य जो था पहले अवस्था में एक प्राकृतिक अवस्था थी, और फिर प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए लोगों के द्वारा समाज में समझौता किया गया। और समझौते का परिणाम क्या होता है बच्चों, समझौते का परिणाम होता है स्टेट, यानी राज्य जो कानूनी व्यवस्था बना रहा है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, सामाजिक समझौते के सिद्धांतों को तय करता है राज्य। इसकी शुरुआत आधुनिक समय में हॉब्स लॉक के विचारों में होती है, हॉब्स लॉक और रूसो के विचारों में होती है।
सामाजिक समझौते के सिद्धांत में समाज से राजनीतिक सत्ता का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? राजनीतिक सत्ता। यानी देखो क्या था कि राज्य से पहले की पोजीशन जो थी ना, वो प्राकृतिक अवस्था की दोस्तों। प्राकृतिक अवस्था का मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पे ना ही राज्य है, ना ही कोई सरकार है, ना ही संपत्ति है। ऐसी अवस्था जहाँ पर व्यक्ति हैं और उनके ऊपर कोई शासन करने वाली अवस्था नहीं है। जैसे आपने पढ़ा ही था कि अराजकतावादी क्या बोलते हैं, कि अराजकतावादी भी यही बोलते थे कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कोई सत्तावादी व्यवस्था हो ही ना, सिर्फ समाज हो। तो यहाँ पे हॉब्स लॉक ये जो बात कर रहे हैं, मतलब राज्य से पहले की अवस्था जहाँ पे कोई राज्य नहीं थी, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, कोई समझौता नहीं हुआ था, जहाँ कोई राज्य था। इससे पहले की अवस्था में मनुष्य एक प्राकृतिक अवस्था में रहता था। तो राजनीतिक सत्ता का निर्माण होता है तो कब होता है? प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए होता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की स्थिति अलग अलग रही है। हॉब्स के हिसाब से प्राकृतिक अवस्था अलग रही है, लॉक के हिसाब से अलग रही है और रूसो के हिसाब से अलग रही है। तो तीनों के हिसाब से जो राज्य की जो ज़रूरत है, सॉरी, जो प्राकृतिक अवस्था की जो स्थिति है वो अलग अलग रही है। तो अप्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए राजनीतिक सत्ता का यानी राज्य का निर्माण किया गया। इसी को सामाजिक संविदा, संविदा का मतलब दोस्तों होता है समझौता का मतलब, समझौता होता है। संविदा शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझौता। ठीक है, अरे कहाँ आ गया? समझौता। संविदा शब्द का मतलब होता है समझौता। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि समझौता क्यों करा गया? प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए समझौता किया गया है, ताकि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से निकलकर राजनीतिक अवस्था में आ जाए, राजनीतिक व्यवस्था में आ जाए। और राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था होगी और इसके विचारक हॉब्स और लॉक यहाँ पे नाम दिए ही गए होंगे, दिए ही गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक सत्ता का निर्माण होता है जिसमें राज्य केवल तटस्थ भूमिका निभाता है। यानी राज्य की भूमिका दूर दूर से देखना है, मतलब एक तरह से वॉचमैन है कि वो व्यक्ति की गतिविधियों से दूरी बनाए रखता है, डिटैचमेंट रखता है। यानी गतिविधि क्या कि राज्य के अंदर जो व्यक्ति है वो अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप होगा। बिना किसी टांग अड़ाए राज्य व्यक्ति को स्वतंत्रता देगा, यानी किसी भी प्रकार की भूमिका राज्य की नहीं होगी, तटस्थ होगी। ठीक है, तो डिटैच होगा राज्य, इस जुड़ा नहीं होगा व्यक्ति की गतिविधियों से। तो इस स्थिति में राज्य का काम सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कानूनी व्यवस्था बनाए रखना है। कानूनी व्यवस्था का मतलब क्या होगा दोस्तों कि एक तो देश के अंदर, राज्य के अंदर की स्थिति को बनाए रखना, कोई सामाजिक असामाजिक तत्व जो है समाज को बुरी अवस्था में ना ले जाए, और दूसरा विदेशी ताकत जो है राज्य पे आक्रमण ना कर दे। सुरक्षा देने का कार्य होगा किसका? राज्य का। तो इसलिए केवल और केवल इतना ही कार्य, बाकी राज्य तटस्थ भूमिका निभाएगा। तटस्थ का मतलब व्यक्ति स्वतंत्र है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका नहीं है। इसे यहाँ पे कहने की कोशिश इस लाइन के द्वारा की जा रही है। इसमें सरकार का उदय, यानी जब सरकार उदय हुई है, मतलब समझौते के द्वारा सरकार बनाई गई है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जॉन लॉक के समझौते में दो प्रकार के समझौते होते हैं। एक तो समाज का निर्माण होता है और दूसरा निर्माण होता है सरकार का। ठीक है, तो इसमें सरकार का उदय होता है। और हॉब्स के समझौते में आपको एक ही समझौता देखोगे जहाँ पे एक निरंकुश राजा का निर्माण होता है, एक ऐसी सरकार का उदय होता है जो निरंकुश होती है। तो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि राज्य बिल्कुल तटस्थ भूमिका निभाएगा। इसमें सरकार का उदय सहयोग और शासितों की सहमति से होता है। सहयोग से और शासितों की सहमति से, यानी लोगों ने आपस में सहयोग करा है, आपस में मिले हैं, और इन्होंने शासितों की सहमति से होता है। यानी लोग आपस में क्या कहते हैं, सहमत हो गए हैं, कि उन्होंने सहमति बना लिया कि हम पर जो भी शासन करेगा वो से जनता सहमति दे रही है, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को प्राकृतिक अवस्था से निकालना था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि सहमति होना। जाहिर सी बात है, दो पक्षों के बीच में सहमति होनी चाहिए। और सहमति आप देखते भी होंगे कि मकान मालिक किराएदार के बीच में होती है, जब शादी होती है तो दोनों पक्षों के बीच में होती है। तो यहाँ पे भी राज्य के निर्माण में भी आप देखोगे कि जो व्यक्ति हैं ना, उनके बीच में सहमति बन रही है, उनके बीच में सहयोग मिल रहा है। तो सहयोग और शासितों की सहमति से ही समझौता होता है। राज्य की इस भूमिका पर थॉमस पेन ने क्या कहा है बच्चों? थॉमस पेन ने कहा है कि राज्य को आवश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है। ये असेसमेंट में दिया गया है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये अभी आया भी था।
ठीक है, असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि राज्य को आवश्यक बुराई किसने कहा था, थॉमस पेन ने कहा था। आगे बढ़ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये लेक्चर आप अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये मदद आ सके ये लेक्चर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान और राज्यों की शक्ति पर अंकुश। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने कुछ की पॉइंट्स बता रहा था दोस्तों कि राज्य जो होगा ना, जो शासन होगा वो सीमित होगा। ठीक है, राज्य की शक्तियों पर अंकुश होगा, मतलब कि जो भी हम पे शासन करेंगे ना वो ऐसा नहीं होगा कि वो निरंकुश हो जाए या राजतंत्र व्यवस्था में तब्दील हो जाए। देखो हॉब्स उदारवादी नहीं है, परंतु उदारवादी जैसे कुछ तत्व पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉब्स उदारवादी हो गया, उसके अंदर चीज़ें पाई जा रही तो मतलब उदारवादी नहीं है हॉब्स। हाँ, जॉन लॉक के विचारों में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि शासन सीमित होगा, यानी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा, राज्यों की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा। राज्य का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे सरकार। अच्छा, आप देखते ही होंगे कि सरकार का मतलब क्या है। सरकार का अगर आपको देखना ही है ना दोस्तों, मतलब कि राज्य क्या है, तो आप अपने आसपास निकल जाओ बाहर रोडों पर, तो आपको दिखेगा कि पुलिस जो डंडा लिए हाथ में घूम रही है, पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही है, वो राज्य का असली रूप दिखेगा। ठीक है, जो अधिकारी दिखेंगे वो राज्य का रूप दिखेगा। बाकी जो सरकार में आप जिनको चुनकर भेजते हो वो तो है ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो परंतु उन सरकारों को क्या दिया गया बेटा, सरकारों को सीमित शक्तियां दी गई हैं। कैसी शक्तियां दी गई बच्चे, सीमित शक्तियां दी गई हैं। ऐसी शक्तियां जो कि निरंकुश नहीं होगी, उन पे अंकुश है। निरंकुश का मतलब क्या होता है कि भाई अब सरकार जो भी फैसला ले रही है उस फैसले पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, पहला फैसला आखिरी फैसला होगा, और उस फैसले से जो जनता पे असर पड़ेगा उससे शासक को कोई मतलब नहीं होगा। परंतु ऐसे शासन जहाँ पे समझौते से सरकार बनाई जा रही है, राज्य ने अपनी सहमति सहयोग से शासन बनाया है, तो ऐसी सरकार को, राज्य को क्या दिया गया है, शक्तियाँ तो दी गई हैं परंतु वो कंट्रोल में हैं। यानी शक्तियाँ का मतलब भी आप जानते ही हो कि हर 5 साल बाद, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आप पाओगे कि देखो कि सरकारों को भी पता है कि हमारे पास 5 साल होते हैं। 5 साल से पहले भी सरकारें गिरती हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं गिरती हैं, गिर जाती हैं। सरकार को हमेशा डर लगा रहता है 5 साल या तो उससे पहले उनकी सरकार जा सकती है, तो इसलिए इनकी शक्तियाँ सीमित होती हैं। आपको पता है आज के समय में भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों को, भारतीय जनता को, ताकि वो मौलिक अधिकार अपने विकास में लगा सके और सरकार जो है व्यक्ति के विकास क्षेत्र में हस्तक्षेप ना कर सके। इसलिए क्या समझ में आता है, मौलिक अधिकार भी जो सरकार है उनकी शक्तियों में क्या करती हैं, अंकुश लगाती हैं। तो और भी चीज़ें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं दोस्तों कि संविधान और राज्य की शक्तियाँ। संविधान और राज्य की शक्तियाँ, संविधान और राज्य की शक्तियाँ, मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे, मैंने पेन से लिखा हुआ था, उन पॉइंट्स को आप लिख लेना फिर से। यहाँ पे भी यही बताने की कोशिश की जा रही है। शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए सीमित सरकार के विचार को संविधान के जरिए प्रतिपादित किया जाएगा। यानी सरकार भी किससे बंधी होगी बच्चों, शासन भी किससे बंधा होगा, सरकार किससे बंधी होगी, या राज्य कह लो, शासन कह लो, सरकार कह लो, ये किससे बंधी है, ये बंधी हैं संविधान से। यानी संविधान से ही सरकारें चलेंगी, संविधान से ऊपर ये नहीं होंगी। और संविधान ये बताता है कि सरकार सीमित होंगी, जिसके जरिए प्रतिपादित किया जाता है, किसके जरिए, संविधान के जरिए। यानी ये सारी चीज़ें किससे चलती हैं, संविधान से चलती हैं। सरकारें, राज्य सब संविधान से चलती हैं। आप, मैं थोड़ा सा और समय लेना चाहूँगा कि कभी आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, बहुत ही जो पहला शब्द है लिखा गया है, मतलब जो सेंटेंस लिखा गया है शुरू में, उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि भारत की आज़ादी में कितने ही दिग्गज नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु प्रस्तावना में यह बताया गया है कि हम भारत के लोग। ये अपने आप में बताता है कि भारत के जो नेता थे उनका अपने जनता के प्रति कितना प्यार था, क्योंकि वो जानते थे कि जनता का ही भूमिका थी इस देश को आज़ादी दिलाने में। इसलिए भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो देश, जो संविधान चलता है वो लोगों से चलता है और ये लोगों के लिए ही संविधान बनाया गया है। तो संविधान में ये लाइन अपने आप में बड़ा दर्शन रखती है, बड़ा अपने आप में फिलॉसफी रखती है। तो कभी ध्यान रखना, अब कभी आप पढ़ो तो उसमें किसी व्यक्ति, स्थान, जगह का नाम नहीं पाओगे, उसमें हम भारत के लोग ही देखोगे, क्योंकि ये लोगों के देश है और लोगों के द्वारा ही ये देश आज़ाद कराया गया था। तो यहाँ पे ये संविधान को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान भी जनता से ही चलता है।
तो सीमित सरकार के विचारों को संविधान के जरिए प्रतिपादित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने थोड़ा समय लिया है, मेरे को आदत है थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की। तो उदारवादी राज्यों के संदर्भ में सरकार की शक्तियाँ, संस्थानों और जिम्मेदारियों पर बाहरी व कानूनी अंकुशों को लिखित स्वरूप में संविधान में दर्ज किया जाता है। अब आप जानते हो कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है। देखो, ये पॉलिटिकल थ्योरी क्यों ना हो, परंतु ये भारतीय संविधान में भी इसके मतलब अंश हैं। अंश क्या, ये आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप यही पढ़ रहे हो। तो आप जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो तो रिलेट करके देखना, जब इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी या याद रहेगा कि हाँ देखो, हम ये चीज़ पढ़ चुके हो, ये यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। तो कानूनी अंकुश को लिखित रूप से संविधान में दर्ज किया गया, यानी संविधान जो है लिखा हुआ है ताकि सभी लोग पढ़ सकें। सरकार द्वारा शक्तियों पर उल्लंघन होने पर जांच का कार्य सिर्फ संविधान नहीं करता, बल्कि अन्य संस्थाओं और नेटवर्कों द्वारा भी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मान के चलो दोस्तों कि सरकार जो है व्यक्ति के अधिकारों में उल्लंघन कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, तो सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसी हैं जो सरकारों पर नियंत्रण रखती है। जैसे मोदी सरकार है, मान के चलिए सरकार अच्छा काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम नहीं कर रही है, परंतु आप कल्पना कर लीजिए कि सरकार अगर ऐसे काम करने लगे जो संविधान के खिलाफ हो। जैसे इंदिरा गांधी जी के द्वारा आप जानते ही हो कि इमरजेंसी लगाई गई थी, जो देश के इतिहास में सबसे काला अध्याय माना जाता है। उन्होंने कार्यपालिका को अपने कंट्रोल में कर लिया था। जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पद का प्रयोग करा अपने हित के लिए, राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए। कार्यपालिका का अपना प्रयोग कर अपने राजनीतिक शक्ति को बचाए रखने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल करा। तो कहने का मतलब, अगर सरकारें शक्तियों का उल्लंघन करती हैं ना, तो ऐसी जांच कराई जा सकती है इन सरकारों के खिलाफ, पता लगाया जा सकता है, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर एक तरह से उन पर अंकुश लगाया जाता है कि सरकार द्वारा शक्तियों का उल्लंघन होने पर जांच का कार्य सिर्फ संविधान नहीं करता, बल्कि संस्थानों और नेटवर्क के द्वारा भी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी सरकारें निरंकुश नहीं हो सकती, उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। संसद में सवाल पूछे जाते हैं। पूरी जो क्या कहते हैं लोकसभा जो होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, वो संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखती है, ठीक है। तो सरकारों पर नियंत्रण रखा जाता है। सरकार की शक्तियों को संतुलित करने के लिए संविधान नागरिक समाज और नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। देखो भाई, देखो जाहिर सी बात है, सरकार हमेशा अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है। सरकार का मतलब होता है डंडा, परंतु संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार जो है सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और संतुलित करता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये कहने की कोशिश की गई है 3.3.1 में कि संविधान और राज्य की शक्तियों पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। संविधान, सिंपल सा बताऊं, सिंपल सा मतलब है कि संविधान जो है सरकार को सीमित शक्तियां देता है। और अगर मान के चलिए कि सरकार ऐसा कार्य करती है जो संविधान के खिलाफ है, तो ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारें सीमित हैं, ना कि असीमित, अनियंत्रित नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत उदारवाद, ठीक है दोस्तों। देखो, उदारवाद तीन स्तर पर है। मैंने पिछली वीडियो में पूछा था आपसे, किसी का कमेंट नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है और अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो प्लीज़ आप इसका जवाब दे दीजिए। एक कमेंट भी, मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेक्चर समझ में आ रहा है, मेरा जो मैसेज है आप तक पहुँच रहा है। तो प्लीज़ आप कुछ कमेंट में लिखिए, आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं कमेंट आ रहे हैं, बच्चे देखते हैं, उसमें सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहे हैं। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर रियलिटी पूछा जाए तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ें। ये रियलिटी है और हर कोई यही चाहता है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो मैं बता रहा हूँ कि परंपरागत उदारवाद के 3 रूप हैं। एक तो नकारात्मक, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है, और एक है उदारवाद मॉडर्न, आधुनिक उदारवाद। इन सबको हम पढ़ेंगे, किस तरह से इसके बारे में बताया गया कि एक नेगेटिव लिबरलिज्म क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, मॉडर्न उदारवाद क्या होता है। इन तीनों के बारे में इस लेक्चर के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि परंपरागत उदारवाद का मतलब होता है शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद। इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं। उदारवाद का आरंभिक स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों, उपयोगितावाद, आर्थिक उदारवाद, सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणाओं पर आधारित है।
कहने की कोशिश किया है कि उदारवाद का जो शुरुआती स्वरूप है ना, वो प्राकृतिक अधिकारों पे बात करता है। अच्छा, प्राकृतिक अधिकारों के अंदर जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक बात करते हैं, जॉन लॉक बात करते हैं कि मनुष्य के पास 3 अधिकार होते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं। कौन से होते हैं प्राकृतिक अधिकार? कौन से हैं जॉन लॉक के हिसाब से? एक तो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, एक तो है संपत्ति का अधिकार, और एक है जीवन जीने का अधिकार। किसका बेटा? जीवन जीने का अधिकार। मैं इसे लिखा नहीं आ रहा, परंतु जो मैं बोल रहा हूँ आप इसे लिख लेना। 3 अधिकारों की बात कौन करते हैं? जॉन लॉक। अगर हम दूसरी तरफ बात करें हॉब्स के हिसाब से, तो हॉब्स के हिसाब से कितने अधिकार हैं? हॉब्स के हिसाब से एक अधिकार है, वो है सुरक्षा का अधिकार। कौन सा दोस्तों? सुरक्षा का अधिकार। ये अधिकार हैं जो मनुष्य को प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकारों और उपयोगितावाद, उपयोगितावाद का मतलब होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ, ये लाभ की बात करता है। उपयोगितावाद का मतलब मान के चलिए, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा देता हूँ आम भाषा में, कि आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप उसे उपयोग करते हो। जैसे मान के चलिए आप बस में चढ़े हो और बस में आपको कौन सी सीट चाहिए? खिड़की वाली, ठीक है, ताकि आप उसका सुख ले सको, उसका आनंद उठा सको। जैसे मान के चलो क्लासरूम है, क्लास के अंदर जहाँ एसी चल रहा है गर्मियों के समय में, तो आप एसी के पास बैठना पसंद करोगे, आप चाहते हो ना यूटिलाइज करो, ठीक है। तो उपयोगितावाद, इसमें कौन से विचारक आते हैं उपयोगितावाद के अंदर? कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आर्थिक उदारवाद, आर्थिक उदारवाद की बात करते हैं। आर्थिक उदारवाद का मतलब होता है जैसे एडम स्मिथ, क्या कहते हैं, एडम स्मिथ बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं, ठीक है, और कौन है तीसरे, नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। आर्थिक उदारवाद, आर्थिक उदारवाद का मतलब ये होता है दोस्तों कि व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने उद्योग धंधे को काम करने के लिए, पैसा कमाने से संबंधित राज्य जो है इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगा, ठीक है। और सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक डार्विनवाद का मतलब ये है कि जो विकास है ना, जो राज्य है उसका विकास क्रमिक तौर पे हुआ है। जैसे आप जानते हो डार्विनवाद का मतलब क्या? डार्विन एक सिद्धांत, एक विचारक थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने ये एक रिसर्च करी थी कि व्यक्ति जो है जन्म से, मतलब मनुष्य से पहले एक पशु था, ठीक है, परंतु वो पशु धीरे 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 धीरे, एक लंबा समय लगा है, लाखों साल लगे हैं इस प्रोसेस में मनुष्य को आज के समय का जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य बनने में। यानी कौन सा मनुष्य है आज के समय में? होमोसेपियंस, ठीक है। तो होमोसेपियंस बनने में उसे एक लंबा समय लगा है। तो सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणाओं पर आधारित है। यानी उदारवाद का आरंभिक रूप किन पे आधारित है? प्राकृतिक अधिकारों पे बात करता है, उपयोगितावाद की बात करता है, आर्थिक उदारवाद की बात करता है, और सामाजिक डार्विनवाद, यानी ये क्रमबद्ध क्रमिक विकास की बात करता है। सामाजिक डार्विनवाद का मतलब क्रमिक विकास। आगे बढ़ते हैं। थॉमस हॉब्स एक दुरुस्त सरकार की स्थापना कानून और व्यवस्था पर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करते हैं। यानी सरकार वही बेहतर है जब कानून और व्यवस्था को, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करते हैं। हॉब्स पूरी तरह से निरंकुश शासन व्यवस्था की कल्पना करते हैं। यानी हॉब्स कहते हैं कि शासन एक ऐसे शासक के हाथों में होगी जिस पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, जो निरंकुश होगा। कैसा शासक होगा? निरंकुश होगा। परंतु जॉन लॉक के मामले में ऐसा नहीं पाया जाएगा। जॉन लॉक के मामले में आप पाओगे, देखोगे कि जो शासन होगा वो सीमित होगा, संविधान के दायरे से बंधा होगा। परंतु अगर यही बात अगर हॉब्स बात करता है, तो हॉब्स के हिसाब से शासन कैसा होगा? निरंकुश होगा। कि तो इसकी कल्पना करता है। इस निरंकुश शासन के रूप में हॉब्स ने राजतंत्र की स्थापना की वकालत की है। किसकी वकालत की है? राजतंत्र। हॉब्स राजतंत्र की बात करता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक इंग्लैंड में जेफरसन और अमेरिका में मानव होने के नाते कुछ अधिकार पहचान करते हैं। जेफरसन और मेडिसन दो व्यक्ति हैं बेटा, जेफरसन और एक और व्यक्ति है मेडिसन, अमेरिका के संविधान में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक जेफरसन हो गया और दूसरा कौन है बच्चे? मेडिसन। यहाँ पे नाम लिखा नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं? 17वीं 18वीं शताब्दी में लॉक इंग्लैंड में और जेफरसन अमेरिका में मानव होने के नाते कुछ अधिकारों की पहचान करते हैं। यानी कौन? जेफरसन और जॉन लॉक, ठीक है। इन विचारकों के अनुसार मानवीय अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन अधिकारों को मानव से अलग नहीं किया जा सकता। यानी मनुष्य को अगर अपना विकास करना है ना, तो कुछ ऐसे प्राकृतिक अधिकार हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जॉन लॉक ने मैंने बताया था यहाँ पे
स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो लॉक यहाँ पे बताएगा कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार मानव के 3 प्राकृतिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। इन अधिकारों के अलावा राज्य शांति व्यवस्था को बनाए रखने की, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देने और सामाजिक समझौते को लागू करने का कार्य करता है। देखो, समझने वाली बात यही है जो मैं आपको की पॉइंट्स में समझा चुका हूँ। उस जो व्हाइट पन्ने पे मैंने पेन से लिखा था, क्या लिखा था, यही बताया था कि राज्य का काम क्या होगा। राज्य का काम सिर्फ इतना होगा कि राज्य के अंदर और बाहरी तौर पे जो सुरक्षा है, उन जो खतरे, सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं, उन खतरों को समाप्त करना है, उन्हें समाप्त हटाना है। बाकी काम राज्य के व्यक्ति खुद ब खुद कर लेंगे। यानी राज्य के कार्य सीमित हैं। राज्य के कार्य सीमित होंगे तो यानी राज्य के पास करने लायक कुछ होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा देने के अलावा। तो राज्य सीमित होगी, यानी सीमित सरकार होगी, और उनके पास काम सीमित होंगे, यानी व्यक्ति के पास जो काम होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो जॉन लॉक जीवन का बात करते हैं, जीवन के अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। तो इनको सुरक्षित करने के लिए क्या है, राज्य होगा। राज्य क्या है, इन तीनों अधिकारों की सुरक्षा के लिए बात करेगा। यानी लॉक का राज्य इन तीनों की स्वतंत्रता की बात करता है। इन अधिकारों के अलावा राज्य शांति व्यवस्था को बनाने की भी बात करता है, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देता है और सामाजिक समझौते को लागू करने का कार्य करता है। यानी जो समाज में जो समझौता हुआ है ना, संविदा शब्द का मतलब होता है दोस्तों समझौता। तो समझौते में यही बताया गया कि राज्य पहले कौन सी अवस्था में था। राज्य पहले जो अवस्था थी उसकी प्राकृतिक अवस्था में था। प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए लोगों के द्वारा एक सहमति सहयोग हुआ, जिससे समझौता होता है, समझौते से राज्य बनता है। जॉन लॉक के हिसाब से समझौते 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समाज का निर्माण होता है और दूसरा होता है सरकार का। तो सामाजिक समझौते को लागू करने का कार्य करता है। इसके अलावा राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की भी वकालत की गई है। न्यूनतम हस्तक्षेप का मतलब होता है कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप का मतलब आपसे टैक्स के रूप में आपको सुरक्षा देगा। जैसे आज हम टैक्स देते हैं ना, सरकार बहुत सारा कार्य करती है, परंतु जॉन लॉक के हिसाब से पूछा जाए कि राज्य का काम क्या है, कि वो व्यक्ति से टैक्स तो लेगा परंतु उसके काम सीमित है। जैसे कौन से काम है, कि व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है बाहरी तौर पर और राज्य के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया, ठीक है। शासन की अवधारणा ऐसी नीतियों और संस्थाओं के निर्माण पर जोर देती है जिससे समाज के अधिकतम लोगों को भले को निश्चिंत किया जा सके। यानी ऐसी संस्थाएं बनेंगी जिससे लोगों का भला हो। समझ में आ रहा है ना। उदारवाद के अनुसार समाज में संस्थानों और कानून को परखने का तरीका समाज की अधिकतम खुशी व नैतिकता के आधार पर तय किया जाता है। ये जो नैतिकता की यहाँ पे जो खुशी की बात चल रही है ना बेटा, ये उपयोगितावादियों के हिसाब से है। यानी कानून और खुशी, यहाँ पे बेंथम, कौन बच्चे, बेंथम बात करते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम खुशी, ये उपयोगितावादी विचारधारा है जो कि उदारवाद की ही एक विचारधारा है। ठीक है, जो बात करती है कि जो व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति को जिस कार्य करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, उसे वो काम करना चाहिए, क्योंकि उसे उस कार्य करने के मात्रात्मक आनंद मिलता है। ठीक है, यानी वो चीज़ों को, उस आनंद को वो तोल के बताता है, क्वांटिटी से जोड़ कर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उदारवादी विचार, यानी उदारवाद के अंदर ये जो क्या कहते हैं उपयोगितावादी विचारधारा है, उसकी बात की जा रही है कि समाज में संस्थानों और कानूनों को परखने का तरीका समाज की अधिकतम खुशी व नैतिकता के आधार पर तय किया जाना चाहिए। कि भाई राज्य के अंदर व्यक्ति जो लोग हैं वो खुश होने चाहिए, उनके बीच में नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे किसी भी कार्यवाही की नियोजित, कहाँ गया, देखो सरल शब्दों में समझा जाए ना, कि संस्थान जो हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, क्या इन संस्थानों से और कानूनों से लोग खुश हैं? क्या उनकी नैतिकता का आधार तय किया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ऐसी संस्थाएं और कानून सही नहीं है, क्योंकि ऐसे कानून और संस्थाएं अगर लोगों को खुशी नहीं दे पा रहे, नैतिकता को तय नहीं कर पा रहे, तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी ये उपयोगितावाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो ना, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप फिर उसका इस्तेमाल करते हो। यानी अगर राज्य में कानून बनाए जा रहे हैं और जिन संस्थाओं से बनाए जा रहे हैं और इनसे लोग खुश नहीं है, उनसे नैतिकता भी तय नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ऐसे कानून और जो संस्थाएं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है। और ये चीज़ें उपयोगितावाद की पहचान है दोस्तों, कि ऐसे समाज में संस्थान हैं और जो कानून बना रहे हैं संस्थानों के द्वारा, परंतु उससे लोगों को खुशी नहीं मिल पा रही है, नैतिकता नहीं तय हो पा रही है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा।
जिससे किसी भी कार्रवाई को न्यायोचित भी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब जो भी काम होगा ऐसी संस्थाओं के द्वारा, कानून के द्वारा, जिसमें कानून बना दिया जा रहा है परंतु लोग खुश नहीं है, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों। अब हम बात करते हैं उदारवाद का आर्थिक स्वरूप, यानी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप। राज्य में व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक गतिविधियों को करेगा, यानी कमाएगा, पैसा कमाएगा, उद्योग धंधे खोलेगा, और इस बीच राज्य जो है इनकी गतिविधियों में, यानी व्यक्तियों की गतिविधियों में, प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों में हस्तक्षेप करेगा, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदारवाद की उत्पत्ति आर्थिक विकास, औद्योगिकरण के विचार से जुड़ा हुआ है। किसके विचार से जुड़ा हुआ है? आर्थिक विकास और औद्योगिकरण। आप जानते हो बच्चों कि 1750 में क्या हुई थी? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अरे यार, 1750 में बताया था मैंने। क्या बताया था कि 1750 में क्रांति हुई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति से उदारवाद आया है, यानी औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से उदारवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये ब्रिटेन में हुई, ब्रिटेन से फिर पूरे यूरोप में फैली, और ब्रिटेन और यूरोप के जो देश है, जिन जिन देशों को गुलाम बनाते चले गए, वहाँ पे ये प्रक्रिया देखी जा रही है या अभी भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो उदारवाद की उत्पत्ति जो है आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के विचार से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, आर्थिक विकास हो सके, उद्योग धंधे तेज गति से बढ़ सके, इसलिए तो हुआ है। ठीक है, व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। इस विषय में एडम स्मिथ की कृति, कृति का मतलब होता है बुक्स। ठीक है, बुक मतलब किताब, कृति जो है वेल्थ ऑफ नेशंस, इनकी बुक का नाम क्या है? एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। और डेविड रिकार्डो के द्वारा लिखे लेखों में देखने को मिलता है कि परंपरागत उदारवाद का मतलब नकारात्मक उदारवाद में मनुष्य को आर्थिक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। यानी व्यक्ति क्या है? व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ, मतलब व्यक्ति जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है। व्यक्ति जो है उद्योग धंधे खोलना चाहता है, वो अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, संपत्ति को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि संपत्ति जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना दोस्तों? यह अवधारणा बाजार की स्वतंत्रताओं और उन्नति और देखरेख के संदर्भ में राज्य की भूमिका को अहम मानते हैं। समझने की कोशिश करो दोस्तों कि अगर बाजार नहीं होगा, बाजार को स्वतंत्रता नहीं होगी, तो कैसे उन्नति होगी, कैसे देश जो है, अर्थव्यवस्था जो है उन्नति कर पाएगी? तो वो ये ऐसे उदारवाद का आर्थिक स्वरूप बात करता है कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ दो, राज्य का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बाजार खुद तय कर लेगा कि उसके उत्पादन जो है किस मूल्य में बिकेगा, और बाजार के नियम बाजार खुद तय करेगा, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी तो उन्नति हो पाएगी। तो राज्य की भूमिका को अहम मानते हैं, यानी राज्य की भूमिका को अहम मानते हुए उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप क्या बच्चे? अहस्तक्षेप की समर्थन करते हैं, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अहस्तक्षेप मतलब सरल भाषा में, यानी आप समझ सकते हो कि आम बोलचाल में टांग ना अड़ाना, यानी राज्य जो है ना, व्यक्ति कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, परंतु कानूनी नज़रियों से सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए कानूनी नज़रों में। ऐसे अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें राज्य किसी प्रकार की टांग नहीं अड़ाएगा, उस व्यक्ति को अपने काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या बाजार को छोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। सामाजिक अस्तित्ववाद। क्या बच्चे? सामाजिक अस्तित्ववाद में हम देखते हैं सैमुअल स्माइल। कौन बच्चे? सैमुअल स्माइल क्या बात कर रहे हैं? सैमुअल स्माइल बात कर रहे हैं, उनकी बुक का नाम है सेल्फ हेल्प, यानी खुद की अपनी मदद खुद से। ठीक है, सेल्फ हेल्प ने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और अहस्तक्षेप जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया है। यानी व्यक्तिगत दायित्व, यानी आपको इंडिविजुअल, आपको आपकी खुद की जिम्मेदारी खुद की है, यानी सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है, यानी व्यक्ति खुद के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है, और अहस्तक्षेपवादी जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया है। समझ में आ रहा है? समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लेकर रिचर्ड कोबडन, कौन बच्चे? रिचर्ड कोबडन, और यहाँ पे कौन है? सैमुअल स्माइल। क्या बात कर रहे हैं? सेल्फ हेल्प का मतलब कि जो व्यक्ति है जिस पोजीशन में अमीर है, तो वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी वजह से है।
गरीब है तो वो भी अपनी वजह से है, यानी राज्य के अहस्तक्षेप की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि राज्य ने हस्तक्षेप नहीं करा है, क्योंकि व्यक्ति को तो स्वतंत्र छोड़ दिया है, बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया है। और राज्य के अंदर देखो जाहिर सी बात है, जैसे आपके शरीर के अंग एक समान नहीं होते, जैसे 5 उंगली एक समान नहीं है, तो राज्य के अंदर के लोग कैसे एक समान हो सकते हैं? अमीर गरीब का फासला होगा, और बिल्कुल निश्चित तौर पे होगा। तो यहाँ पे अहस्तक्षेप बात का मतलब ये है कि दोस्तों कि राज्य ने हस्तक्षेप करा ही नहीं। राज्य अगर चाहती तो व्यक्ति के जो गरीब है उनका साथ देती, उनका मदद करती, परंतु यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। तो अहस्तक्षेपवादी जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया किसने? राज्य ने। जबकि दूसरी तरफ देखें तो रिचर्ड कोबडेन ने श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार की बात की, यानी जो मजदूर लोग हैं उनकी स्थिति में सुधार की बात कौन कर रहे हैं? रिचर्ड कोबडन बात कर रहे हैं, क्योंकि पूंजीवाद की वजह से जो मजदूर हैं उनकी स्थिति बहुत बिगड़ती हुई चली गई है, और एक फासला आ गया है जहाँ पे अमीर और अमीर होते चले गए हैं, पूंजीपति बहुत अमीर होते चले गए हैं, और गरीब जो मजदूर हैं वो नीचे होते चले गए, पिछड़ते हुए चले गए हैं। इन्हें सर्वहारा और बुजुर्वा उन्हें कहा जाता है जो पूंजीपति होते हैं, और सर्वहारा उन्हें कहा जाता है जो मजदूर होते हैं। तो मजदूर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हो गई है, उनको स्थिति बहुत बेकार होती चली गई है। तो यहाँ पे रिचर्ड कोबडेन इन्हीं की बात कर रहे हैं कि श्रमिक वर्ग जो है, मजदूर जो लोग हैं ना, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। उसके लिए श्रमिक वर्ग को स्वयं प्रयास करके आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी के समानांतर, यानी खुद पर डिपेंड होना चाहिए, श्रमिक वर्गों को स्वयं पर निर्भर होना चाहिए। इसी के समानांतर हर्बर्ट स्पेंसर तो कुछ मतलब हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक उदारवादी हैं, और वो कहते हैं जो क्या कहते हैं, गरीब हैं, जो अपंग हैं, वो गरीब और अपंग अपनी वजह से हैं, और ऐसे लोगों को तो मर जाना ही समाज के लिए, समाज के बोझ कम हो जाना जैसा होगा। ऐसा किसने बोला है? हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है कि समाज में जो बोझ लोग हैं, यानी जो अपंग लोग हैं, बूढ़े जो गरीब लोग हैं, उनको तो मर जाना ही समाज में एक तरह से बोझ कम हो जाने जैसा होगा। ऐसे बात किसने बोली? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो यहाँ पे यही बताया जाएगा कि जो योग्य है वो ही आगे बढ़ जाएगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो बेहतर है, जो अच्छे से फाइट कर पाएगा, जो सक्षम है, जो योग्य है, वही आगे बढ़ पाएगा, वही उसी की उत्तरजीविता रहेगी, वही जीवित रह पाएगा। जैसे सिद्धांतों की पैरवी करते हैं कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। सामाजिक ओहदे की असमानता को प्राकृतिक मानता है। कहने का मतलब कि ये जो समाज में जो एक तरह से अमीर गरीब का फासला हुआ है ना, ये एक तरह से प्राकृतिक है, सामाजिक नहीं है। यानी अमीर होना ये प्राकृतिक है, और गरीब होना भी प्राकृतिक है। ये समाज का कोई कारण नहीं है, सामाजिक भेदभाव नहीं है, ये प्राकृतिक भेदभाव है। और जो कमज़ोर है उन्हें तो मर जाने की बात कौन करता है? ये हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं चीज़ों में। देखो आप यहाँ से एक चीज़ तो नोटिस करोगे, नकारात्मक उदारवाद के अंदर देखो नोटिस पॉइंट क्या है दोस्तों, कि नकारात्मक उदारवाद के अंदर राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में आप समझते हो दोस्तों, क्या राज्य में सभी की स्थिति एक समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। गरीब गरीब होता चले जाएगा। गरीबों के लिए अगर राज्य नहीं रहेगा तो फिर उनके लिए कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। तो राज्य का ना हस्तक्षेप करना ही ये एक तरह से समस्या बन गई थी। इसलिए एक नई विचारधारा की बात की जा रही थी कि उदारवाद के अंदर, उदारवाद से अलग नहीं, उदारवाद के पैटर्न पर ही बात करी जाएगी कि उदारवाद के अंदर ही ऐसी कोई विचार, मैंने आपको क्या बताया था कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अभी तक अपने आप को सरवाइव कर रही है। यानी वो क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो मध्यम मार्ग निकालती है, वो अपनी कमियों को सुनते हैं और उस कमियों पर वो काम करते हैं, क्योंकि वो लचीली होती है विचारधारा, एक्सट्रीम नहीं होती है। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी या इस पार या तो उस पार की बात करती है, परंतु उदारवादी विचारधारा मध्यम मार्ग की बात करती है। इसलिए आज भी उदारवादी विचारधारा काम कर रही है। तो कहने का मतलब उदारवादी विचारधारा में ही एक और विचारधारा निकल कर आती है, जिसे हम बात कौन सी विचारधारा कहते हैं? सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवादी विचारधारा। परंतु सकारात्मक उदारवादी विचारधारा से समझने से पहले आप ये समझोगे कि ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे उनकी क्या भूमिका थी। जॉन मेनार्ड कीन्स, शायद इसमें नाम हो। आगे बढ़ते हैं। सरकार की न्यूनतम भूमिका, यानी भूमिका कम है ना। राज्य का काम क्या है? सिर्फ सुरक्षा देना। किससे? यानी सुरक्षा का मतलब है कि जो बाजार है वो अपने बाजार जो है बिना किसी रोक टोक के चल सके, और बाहरी जो देश हैं उनसे सुरक्षा हो सके।
बस इसी के नाम पे वो टैक्स लेता है और इतना ही काम करता है, और राज्य की भूमिका जो है वो बहुत कम है। भूमिका मतलब उसका काम, राज्य का काम कम है, यानी राज्य के अंदर जो रहने वाले लोग हैं ना, उनकी विविधता को नहीं पहचान पा रहा है राज्य। किसके अंदर? नकारात्मक उदारवाद के अंदर। विविधता का मतलब मेरा क्या होगा कि जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, इसके बीच का जो फासला है ना, उसमें गरीबों को ज़्यादा मार पड़ रही है। अपंग लोग हैं उनको ज़्यादा मार पड़ रही है, जो श्रमिक मजदूर लोग हैं उनको ज़्यादा मार पड़ रही है। तो न्यूनतम भूमिका की वजह से ऐसा हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता ने, देखो नकारात्मक उदारवाद में यही बात फिर से बोल रहा हूँ कि अत्यधिक स्वतंत्रता थी, बिना रोक टोक व्यक्ति कमाया जा रहा था, और संपत्ति संसाधनों पर नियंत्रण कुछ लोगों के यानी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंचता जा रहा था। तो 1930 के दौर में आर्थिक संकट, बेरोजगारी जैसे कई आर्थिक संकटों को जन्म दिया, जैसे परंपरागत उदारवादी मूल्यों, कौन बच्चे? परंपरागत उदारवादी मूल्यों और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया गया। देखो यहाँ पे उदारवादी विचारधारा के जो विचारक जो है ना, अब वो विचार कर रहे हैं क्या हमारी ये जो विचारधाराएं हैं नकारात्मक उदारवादी, क्या ये सही है, क्या सही रास्ते पे चल रही है, क्या सभी को इसका फ़ायदा हो रहा है? ऐसा इन्होंने फिर से विचार करा अपनी नकारात्मक उदारवादी विचारधारा में। तो ये पाते हैं कि चीज़ों में थोड़ी कमी पाई जाती है, कहीं ना कहीं कमी है। तो इन संकटों से जॉन मेनार्ड कीन्स जो है ना बेटा, नाम ध्यान रखो, जॉन मेनार्ड कीन्स, इसे तो बिल्कुल लिख लो बच्चे। ये ऐसे विचारधारक हैं जो आर्थिक आधार पे उदारवाद के अंदर क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं, और कहते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। किस मसले में? आर्थिक मसले में। जो व्यक्ति गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, उनके लिए कार्य करना चाहिए राज्य को, ताकि उनको आर्थिक मदद से उनकी स्थिति में सुधार आ सके। तो यहाँ पे ये बदलाव करते हैं, और उनकी बुक्स का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या बच्चे? द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये इनकी बुक का नाम है, द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इनकी बुक का नाम है। बाजार उपायों से बेरोजगारी को दूर करना, अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान पर जोर दिया, यानी बाजार उपायों से बेरोजगारी को दूर करना। कहने का मतलब ये जॉन मेनार्ड कीन्स जो है नकारात्मक उदारवाद के अंदर आर्थिक आधार पे क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, और चीज़ों को फिर से पुनर्विचार करने की बात करते हैं। कौन बच्चे? जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा, अगले मतलब परसों तक आ जाएगा। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और खुद भी सुनिए, पूरा लेक्चर सुनिए। अगर कहीं कमी लगती है तो आप बिल्कुल बता सकती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आप बिल्कुल बताइए आपको कहाँ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और कौन सा लेक्चर आपको नेक्स्ट टाइम सुनना है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तीसरा लेक्चर आने वाला है, वो फाइनल होगा। तो बाय बाय।